जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के साथ आता है कस्टमर और ऑब्वियसली उसके साथ आता है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग रहेगा उतने वंडर्स हो सकते हैं बिजनेस में। लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें सेल्स सेल्स और सेल्स ही करना है। उसके साथ आते हैं एप्रिसिएशन और डिससेटिस्फैक्शन। उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप को हमें बिल्डअप करना पड़ता है। लेकिन आज के एज में अगर हमें वो रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग करना है तो उसके लिए हमें लगता है एक टूल, वो है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज ये जो हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेवल से लेके तो पूरा डीप डाइव लेवल तक का आपको पूरा इसमें सीखने मिलेगा। आप एंजॉय करोगे और सीआरएम इंप्लीमेंट करना है नहीं करना वैसा डिसीजन ले सकते हो। साथ ही साथ इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी हमें लेना है या फिर एज अ सीआरएम बिजनेस स्टार्ट करना है, ये कंप्लीट आपको आइडिया मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जंप इनटू द पॉडकास्ट। हेलो गोविंद जी, वेलकम टू टीएसटी शो। थैंक यू हर्षल जी। कैसे आप? बस ऑल गुड, आप बताइए। ऑल गुड। बिजनेस क्या बोल रहा है, सीआरएम क्या बोल रहा है? सीआरएम काफी एडॉप्शन ला रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, काफी सारा एआई में इनोवेशन हुआ है, काफी कुछ चल रहा है। मार्केट में एक बूम सा छाया हुआ है, लोग एक्साइटेड है ये चीज को जानने के लिए। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि क्या है, हमें हमारे इस बिजनेस में लेना है, तो काफी कुछ चल रहा है। मैं अगर बेसिक से स्टार्ट करूं तो हर बिजनेसमैन का यही स्ट्रेटेजी रहता है या फिर यही काम रहता है कि वो अगर किसी से मिलता है या फिर किसी कस्टमर से मिलता है तो अपने डायरी में उसका नाम नंबर लिख के रखता है, उसके कंपनी की डिटेल लिखता है, उसका डेजिग्नेशन लिखता है और क्या बारे में बात हुआ वो भी शायद तक लिख देता है डायरी में। या फिर उसको हम थोड़ा सा एडवांस करें तो मोबाइल में ये सारी चीजें आ जाती है। मोबाइल में नोट्स भी हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। फिर बाद में एक एडवांस स्टेज आती है, वो है ऐप के थ्रू। ऐप के थ्रू हम स्कैन करते हैं विजिटिंग कार्ड को और पूरा डेटा अपने इसमें सेव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है किसी पर्पज से। मुझे कुछ इनविटेशन भेजने हैं, मुझे कुछ कम्युनिकेशन भेजना है, तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एक बिजनेस पर्सन के लिए? जी देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आता है, हम नाम नंबर सेव कर लेते हैं, हम मिल लिए, बात कर लिए, नाम नंबर सेव कर लिया, हम उसको फॉलोअप करना भूल गए, हम उसे फिर से कांटेक्ट नहीं करते, वो हमारे फोन में ही रह जाता है। हमने उसका डेटा को क्यूआर कोड से स्कैन किया, हमारे फोन में या फिर अपने ऐप में से हो गया, फॉलोअप भूल जाते हैं। तो हम पहला काम तो कर लेते हैं, उसके आगे की जो जर्नी है उसे पूरा नहीं कंप्लीट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बिजनेस और कस्टमर की बात करते हैं तो बिजनेस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको टास्क ऐसा रहता है कि कस्टमर को मिलना है एक पीरियोडिकल बेसिस पे। वहां पे जाके मुलाकात भी होती है, सेल्स पिच भी होती है, कुछ ना कुछ सेल भी होता है। लेकिन ऑब्वियसली कस्टमर दो टाइप के रहते हैं, एक सेटिस्फाइड और एक अनसेटिस्फाइड। जहाँ पे सेटिस्फाइड कस्टमर है वो अपने कुछ एप्रिसिएशन दे देगा कि ये चीज मुझे अच्छी लगी है। जहाँ पे अनसेटिस्फाइड कस्टमर है वो बताएगा कि ये मेरी 5 क्वेरीज है, आप इसको रिजॉल्व करो। शायद तक कि वो आपसे नया कोई प्रोडक्ट परचेस भी कर लेगा। लेकिन इशू तब आता है जब वो रिप्रेजेंटेटिव उसके ऑफिस से या फिर घर से निकलता है और अपने ऑफिस जाता है। वो अपने कंसर्न टीम को वो कागज थमा देता है कि ये 5 क्वेरीज है, इसको आपको रिजॉल्व करना है, या फिर मेल शूट कर देगा। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही घंटों में दोनों चीजें गायब हो जाएगी, क्योंकि पेपर जो है वो कहीं पे मिसलीड हो जाएगा और कंटिन्यू जब मेल चालू रहते हैं तो वो मेल नीचे चला जाएगा और अनआंसर्ड रहेगा। तो ऐसे अनआंसर्ड जो क्वेरीज है या फिर इश्यूज है, इसको ये हमें कितना अफेक्ट करते हैं, एक बिजनेस को कितना अफेक्ट करते हैं? जी देखिए, इसमें अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स और समझ में आएगी कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे जा रहा है, वो गया कि नहीं गया, आपको क्या पता, उस लोकेशन पे गया कि नहीं गया, तो आप क्या लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं उसके? अगर वो वहां गया, उसने फीडबैक लिया, और आप ईमेल पे अगर वो फीडबैक डाल रहे हैं अपने मैनेजर को, वो कस्टमर ने ही फीडबैक दिया, आपको क्या पता, राइट? तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिसमें क्लाइंट का लॉगिन हो, क्लाइंट लॉगिन करेगा और उसके बाद वो सिस्टम में फीडबैक डालेगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो क्लाइंट का जो डेटा है, उस डेटा के अगेंस्ट में आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, और वो क्यों दे रहा है उसका, फिर उसमें आप और डीप डाउन कर सकते हैं कि ये जो फीडबैक मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। क्या आपको सेल्स का प्रोसेस या सेल्स एग्जीक्यूटिव को उसका कम्युनिकेशन सही लगा, आपको कोई तकलीफ आई, आप ऐसे बहुत सारे मतलब 4-5 क्वेश्चंस पूछ सकते हो
और सबके अगेंस्ट में उसका एक फीडबैक ले सकते हो। इससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि भाई हम लोगों को कहाँ इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। प्लस जब सेल्स एग्जीक्यूटिव वहाँ जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आज उसे 10 जगह पे जाना है, वो कोई कारणवश शायद वो एक जगह मिस आउट हो गई। वो अगर आज मिस आउट हो गई और कल भी उसको 10 जगह जाना होगा तो वो शायद मिस आउट ही रह जाती है। तो ऐसी जगह पे सेल्स एग्जीक्यूटिव को नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि भाई तुझे ये एक जगह जाना था और ये आज मिस आउट हुआ है, तो कल के लिए टास्क है, तुझे पहला काम ये करना है। और ये कैसे होगा, इसका नोटिफिकेशन आपके मैनेजर को जाना चाहिए कि फलाना से एग्जीक्यूटिव इस लोकेशन पे आज नहीं जा पाया, विजिट नहीं हुआ, उसका टास्क अभी तक पेंडिंग है। और आपकी जो मैनेजर है उसकी तरफ से एक ईमेल ऑटोमेटिकली शूट आउट होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव को कि आज तेरा ये टास्क पेंडिंग रह गया, कल का पहला काम तुझे ये करना है। और जब तक वो टास्क क्लोज नहीं होता, जब तक उसका स्टेटस क्लोज पे नहीं आता और उसमें उसका फीडबैक एंटर नहीं होता, तब तक वो टास्क पेंडिंग में ही दिखेगा। और सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमेशा ऐसा रहेगा मेरा मैनेजर मुझे देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, मुझे ये टास्क को पहले क्लोज करना है, तो वो टास्क भी क्लोज करेगा। तो इसमें कहीं भी कोई चीज मिस आउट नहीं होती। आपका बिजनेस लाइन कब से चालू हुआ, इसके पीछे में स्टोरी क्या है? देखिए, स्टोरी की बात करें तो बचपन से ऐसा था कि मुझे कुछ तो बिजनेस लाइन में आना है। ये नहीं पता था कि CRM विल बी वन ऑफ द इंडस्ट्री दैट आई विल चूज। तो इसमें 2018 में हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एज अ डिजिटल एजेंसी स्टार्ट किया था। और इसमें हम वेबसाइट बनाने का काम करते थे। वहां से कस्टमर्स की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पास लीड आ रही है, वो मैनेज नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि लीड मैनेज ही नहीं हो पा रही है तो जो वेबसाइट बनाने का पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता है। तो प्रॉब्लम वेबसाइट बनाने से सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम उसके बाद से आती है, उन डेटा को मैनेज करने से। बिजनेस में एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है, हमारे पास लीड्स आ गई, लीड्स आने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए। आज आपके पास 500 लीड भी आती है अगर महीने की, 500 में से आप समझ लीजिए 100 मिस आउट हो जाती है, 50 मिस आउट हो जाती है, तो वहां पर एक बिजनेस में लॉस होता है, राइट। तो हर लीड को लाने के लिए एक कॉस्ट लगती है, आप वो कॉस्ट को कैसे बचा सकते हैं, आप सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो CRM इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। CRM बिजनेस को एक सिस्टमाइज वे में बिजनेस करने का आपको अप्रोच दिखाता है। मतलब जो चीजें हम मैन्युअली कर नहीं सकते या फिर काफी ज्यादा हमें ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, उससे बेटर हम CRM को इंस्टॉल करें। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज मेरी एक कंपनी है, आज मैं CRM नहीं चला रहा हूँ मेरी कंपनी में, लेकिन कल जाके मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इंस्टॉल करना है CRM, तो मैं क्या क्या चेंजेस देखता हूँ एज ए कस्टमर पर्सपेक्टिव वाइज, कि जैसा आज मैंने CRM इंस्टॉल किया है तो मेरे कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उससे। ऑब्वियसली उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे सर्विस में, लेकिन क्या क्या मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले CRM का अगर फुल फॉर्म देखें ना, CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये आपका और आपके कस्टमर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे स्ट्रांग बनाता है। और वो स्ट्रांग तब होता है जब आप अपने कस्टमर को अच्छे से जान पाए, उनकी ज़रूरतों को समझ पाए। और ये ज़रूरतें कैसे समझी जा सकती है, आप फर्ज कीजिए कि आपके पास एक e-कॉमर्स का आप बिजनेस करते हैं, आपके पास मंथ में 1000 ऑर्डर आते हैं, आपके पास डेटा है 1 साल का, 1 साल में इतने ऑर्डर्स आए हैं, किस स्टेट से आए हैं, किस सिटी से आए हैं, किस टाइम पे आए हुए हैं। आप 5 साल का अगर पूरा डेटा जमा करते हैं तो आपको पहले से पता होगा कि कौन से मंथ में मेरा कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है और वो कौन सी लोकेशन से आने वाला है। तो आप उसके हिसाब से अपनी स्टॉक क्वांटिटी, उसके हिसाब से दूसरे प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट के साथ में अलाइन होते हैं, आप पूरा बिजनेस उसके हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और कस्टमर को फायदा ये होता है, कस्टमर को लगता है कि आपका बिजनेस उसकी नीड को समझता है। तो कस्टमर जहां एक ऑर्डर दे रहा है वहां पे रिपीट ऑर्डर देता है आपके साथ, आप सेल आप आसानी से कर सकते हैं कस्टमर को, सो वो बेनिफिट हो जाता है। ओके। CRM में एक टर्म है 360 व्यू, 360 डिग्री व्यू, वो क्या होता है और बिजनेस ऑपरेशन में उसका कितना हमें फायदा होता है? जी देखिए, बिजनेस हम जब रन करते हैं ना तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। एक होता है सेल्स का प्रोसेस, सेल्स के प्रोसेस के साथ में होता है ऑपरेशंस, ऑपरेशन के बाद होता है सपोर्ट। सो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, हर प्रोसेस को मैनेज करने का अलग अलग तरीका होता है और सबके लिए अलग अलग टूल आते हैं, सब डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से फंक्शन करते हैं। बट अगर आपको सभी डिपार्टमेंट को एक सिस्टमाइज वे में अगर आप अलाइन कर देते हैं
तो उसे हम कहेंगे 360 व्यू। तो पूरे बिजनेस का एक 360 व्यू अगर आपके पास आता है तो आप बिजनेस को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और सीआरएम उस चीज को आसान करता है। जहां पर भी कस्टमर की बात आती है, जहां पर भी कस्टमर रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आते हैं, वो सारे सीआरएम के अंडर में हम लोग ला सकते हैं। सो एक एग्जांपल के लिए इसको भी मैं आसान तरीके से समझाता हूँ कि आप समझिए कि आपका लैपटॉप सेलिंग का बिजनेस है या फिर मोबाइल सेलिंग का बिजनेस है। तो कस्टमर आपसे कुछ चीज परचेस करता है, तो उसका एक सेल साइकिल रहेगा। उस सेल साइकिल को लीड आएगी, लीड से आपकी बात होगी, आपसे सेल करेंगे, उसे सजेशंस बताएंगे ये लैपटॉप अवेलेबल है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा कस्टमर में। फिर उसके बाद चालू होता है सपोर्ट सर्विस, जो कि रहेगा 1 साल का, क्योंकि आप वारंटी भी देंगे। अभी ये वारंटी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, प्लस मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी कस्टमर को मिलती है, क्योंकि आप कस्टमर को एक स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो आप 3 महीने का एडिशनल सपोर्ट देते हैं अपने एंड से, कि अगर लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमारी तरफ से 3 महीने का एडिशनल सपोर्ट देते हैं। और इसके लिए कस्टमर को अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है वो टिकट रेस करता है। ये कॉल के थ्रू भी हो सकता है, ये ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, और ये जितना भी सपोर्ट सिस्टम है एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आती है, और वो एक आपके रिप्रेजेंटेटिव को असाइन होती है, ताकि कहीं भी भूल ना हो, कोई भी सपोर्ट की जो क्वेरी आई हुई है वो मिस आउट ना हो। अगर किसी को आज फॉलोअप लेना है वो आज ही फॉलोअप लेगा, अगर वो मिस आउट होता है अगेन वो मैनेजर के पास जाएगा, इंक्वायरी मैनेजर सपोर्ट वाले को बोलेगा कि ये कस्टमर का सर्विस पेंडिंग है, डू इट फास्ट, वैसा। तो ये एक आसान तरीके से, और कस्टमर को एक लॉयल्टी वाला फीलिंग आता है कि हाँ कंपनी मेरे लिए कितना केयर करता है। सो आप इस तरह से पूरे बिजनेस का एक 360 व्यू ले सकते हैं। आज की जो एज में मतलब टेक्नोलॉजी और प्लस बिजनेस, इसकी वजह से हम एक चलते फिरते डेटा सेंटर हो गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मुझे कुछ वैल्यूएबल चीज परचेस करनी है तो मुझे आधार कार्ड देना पड़ेगा, मुझे बैंक वेरिफिकेशन करना है तो मुझे फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे ताकि मेरा केवाईसी हो जाए। फिर मालूम होता है कि काफी बार बिजनेस को हमारा डेटाबेस चाहिए रहता है, तो इसलिए सेल्स पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव फटाक से मोबाइल से फोटो क्लिक करता है और उसके वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, डेटाबेस पे अपलोड कर देता है। तो हम चलते फिरते एक डेटा सेंटर बन गए खुद के लिए, और साथ में एक सीआरएम भी हमारे साथ आ जाता है वो डेटा को मैनेज करने के लिए। तो इसके हमारे ऊपर कितने इफेक्ट हो सकते हैं इन नेगेटिव वे, और कितना हमें बेनिफिट हो सकता है, ये मैं एज अ इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के हिसाब से पूछ रहा हूं आपको। देखिए, हर कंपनी, सीआरएम की कंपनी का काम ही है कि डेटा को गैदर करना और आपके बिहेवियर को अच्छे से अच्छे समझना, ताकि बिजनेस वाला आपको बेहतरीन सर्विस दे पाए। तो ये कस्टमर के लिए एक फायदे का सौदा रहता है, और बिजनेस के लिए भी फायदे का सौदा है। तो एज अ सीआरएम देखें तो बिल्कुल सीआरएम का होना कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका है। बट हाँ, अगर इसका गलत नजर से अगर हम देखें कि गलत यूज कैसे हो सकता है, तो अगर आपका सारा डिटेल और डेटा एक जगह सेंट्रलाइज है, उसे कोई गलत तरीके से हैक कर ले, तो डेफिनेटली उसका यूज गलत हो सकता है। तो आप कस्टमर से मतलब मेरा सजेशन इस जगह पे ऐसा रहेगा, कस्टमर से उतनी ही चीजें ले जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हो, और कस्टमर को इस चीज का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आप उनसे जो डेटा लेने वाले हैं उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। आज के डेट में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आता है, हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए या फिर किसी बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट रहता है मोबाइल। हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी हमें उसमें से सॉल्यूशन चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए हम ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब भारत में अभी मोबाइल यूजर और मोबाइल का यूसेज ये दोनों बढ़ रहे हैं, और साथ में सीआरएम भी आ रहा है। मतलब मोबाइल के साथ कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में या फिर ऐप में वो चलते रहता है साथ में। तो इसका अगर मुझे यूज प्रॉपरली करना है तो फिर कैसे कर सकता हूँ, ये एज ए इंडिविजुअल मैं पूछ रहा हूँ आपको। सो आप समझिए कि सेल्स पर्सन कहीं विजिट कर रहा है और वो हर जगह लैपटॉप नहीं कैरी कर सकता, उसके पास अगर मोबाइल है और सीआरएम ऐप प्रोवाइड करता है, आपका सीआरएम, आप जिस भी सीआरएम में ऑप्ट करते हैं, अगर वो ऐप प्रोवाइड करता है तो यूजर के लिए बहुत आसान है। आज मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैंने उससे क्या बात किया, मुझे एक छोटा सा स्टेटस डालना है, तो मैंने मोबाइल में ऐप ओपन किया, व्हाट्सएप जैसे मैसेज लिखा और सबमिट कर दिया, तो इतना आसान है। तो ये यूजर के लिए काफी आसान तरीका है कि आप कोई भी चीजों को इंफॉर्मेशन को अगर आपको फीड करना है सिस्टम के अंदर,
आप विद इन फ्यू क्लिक्स आप आसानी से फीड कर सकते हैं। सीआरएम में कौन कौन से डेटा अपडेट होते हैं? आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कस्टमर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हिज लाइफ, तो मैं पूरा उसमें ऐड आप कर बिल्कुल सकता ऐड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम फील्ड्स का। मान लो कोई फील्ड उसमें ऑप्शन नहीं है, एक एग्जांपल के लिए बर्थडे, तो आप चाहते हैं कि जब कस्टमर का बर्थडे आएगा आप उन्हें एक पर्सनलाइज मैसेज भेजें, आप वो भी कर सकते हैं। तो एक फील्ड ऐड कर दीजिए, उस फील्ड को नाम दे दीजिए कि बर्थडे, और उसका इंफॉर्मेशन आप कस्टमर से गैदर कीजिए। और सीआरएम का सबसे एडवांस वर्जन कौन सा है? मतलब एज अ इंटरफेस जो हम देखते हैं, एज अ यूजर देखते हैं, तो सबसे एडवांस एग्जांपल क्या रहेगा आपके लिए? हर्षल जी, इसमें कैसा रहता है कि आप कभी भी सीआरएम में ऑप्ट करते हैं ना, आपको पहले अपनी जरूरतों को समझना है। क्या है कि आज मेरे लिए कोई सीआरएम, एक्स सीआरएम मेरे लिए मुझे लगता है कि ये काफी बेटर है, बट आपके लिए आपके बिजनेस में हो सकता है कि आपकी उसकी जरूरतों के हिसाब से वो सही नहीं बैठता हो। मुझे जो डेटा देखना है वो आपके लिए हो सकता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसका यूआई मेरे लिए बेटर होगा। हो सकता है मुझे मोबाइल ऐप की जरूरत ही नहीं हो, आपको उस चीज की जरूरत पड़ती हो। तो सीआरएम वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। वैसे अगर बड़ी कंपनीज में अगर नाम लें तो हबस्पॉट हो गया, इंडिया में अगर देखें तो ज़ोहो इज वन ऑफ द गुड सीआरएम। तो ऐसे और भी कंपनीज के नाम है, काफी सारे हैं सोल्यूशन। बट आपको इन सब चीजों में आपको ये समझना है कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और आने वाले टाइम में आपको कौन से फीचर लग सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं बिजनेस के। और मेजरली हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग डेवलप नहीं करते, हम लोग ये सोचते हैं कि कस्ट सामने वाले को क्या चाहिए, उसके बिजनेस की जरूरतों को समझना है। जरूरतें समझने के बाद में उसके लिए कौन सा सीआरएम सही बैठता है, वो ये किया जा सकता है। जैसा अभी आपने हबस्पॉट की बात की जी, तो भारत में जब भी हम बात करते हैं सीआरएम की, तो हबस्पॉट ये जनरली नाम निकल ही जाता है। जी, तो हबस्पॉट है क्या और इससे हमें क्या फायदा होता है? जी, हबस्पॉट इज अ सीआरएम ओनली। तो हबस्पॉट जैसे अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडियन कंपनी नहीं है हबस्पॉट, हबस्पॉट बाहर की कंपनी है। बट अगर इंडिया की कंपनी की बात करें तो ज़ोहो उसका एक अल्टरनेटिव वर्जन आ जाता है। हबस्पॉट इज एन एक्सपेंसिव, लाइक काफी एक्सपेंसिव है इंडियन मार्केट के हिसाब से। बट अगर आप एमएनसी और सबके हिसाब से देखें तो प्रिफर करते हैं कि हबस्पॉट को यूज करें। हबस्पॉट में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उससे वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सीआरएम के साथ में। मतलब आपको वेबसाइट से कोई भी यूजर आ रहा है, उसका डेटा ऑटोमेटिकली आपके सीआरएम में रिफ्लेक्ट होगा, वो वापस विजिट करता है आपका वेबसाइट, तो आपको सीआरएम में दिखेगा कि ये पर्सन ने ये सेक्शन, ये वेबसाइट का इस जगह को इतना स्क्रॉल किया, इतनी बार क्लिक किया, सारा डेटा आप एक जगह पे गैदर कर सकते हैं। उसमें एक मार्केटिंग का एक ऑप्शन है, उसमें सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बना के दिया हुआ है। यूआई काफी अच्छा है, तो पब्लिक का पहला प्रेफरेंस आ जाता है कि HubSpot। बिजनेस के अगर हम टाइप्स देखते हैं भारत में तो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं, एक B2B, B2C और C2C। राइट। तो इन तीनों में इंडिविजुअली जो सीआरएम है वो कैसे हेल्प करता है? देखिए, B2B, B2C और C2C तीनों में आपके जो कस्टमर है, आपको खाली ये चीज का ध्यान देना है कि मेरा कस्टमर कौन है, मुझे उन्हें जानने के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे गैदर करनी है। तो मैटर ये नहीं करता कि सामने कौन है, लाइक B2B है या B2C है, आपको क्या क्या कस्टमर से जानना है, उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना है, प्लस आपके बिजनेस में जो प्रोसेस है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन को आपको गैदर रखना है। जैसे आप समझिए कि आपके सेल्स प्रोसेस में कि कितने लीड्स मुझे आई, उससे कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी होने वाली है, कितनी लॉस्ट हो गई। अगर कोई लीड लॉस्ट हो गई तो उसके रीजन क्या है, अगर ये सब आपको पता हो तो आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट रहता है तो वहां पे एक सेम स्टोरी रहती है कि मैनेजर कहता है अपने टीम मेंबर को कि आज अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस निकाल के लेके आओ जी, तो उनको नया पिच करो, उनसे नया बिजनेस लेके आओ या फिर नया रेफरेंस लेके आओ। तो सेल्स पर्सन का हमेशा आदत रहता है वो एक डायरी में लिख के रखता है सब कुछ नाम कि उसके कौन कौन से कस्टमर है और उनको कॉल करता है। काफी बार ऐसे होता है कि वो नाम मिलते भी नहीं है क्योंकि डायरी में कहाँ पे लिखा है और कौन सा इंपॉर्टेंट कस्टमर और किसके लिए हमने उसको कांटेक्ट किया था, काफी बार हम भूल जाते हैं। मैं भी कभी कभी जब एक सेल होता है तो उसको भी 3-4 महीने हो चुके होते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या बात किया था उससे और क्या हमें चाहिए था उससे, तो हम ये सब दिमाग से हमारा निकल जाता है। लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तब हमें ध्यान में आता है कि हमें किस कस्टमर को कॉल करना है, कब कॉल करना है। तो काफी बार जो
प्रोस्पेक्ट कस्टमर रहते हैं उनको कांटेक्ट किया ही नहीं जाता है, वो वैसे ही रह जाते हैं। और हमारे तरफ से कॉल नहीं आता है तो कॉम्पिटिटर के तरफ जाता है और उसका प्रोडक्ट ले लेता है। सेम वे अगर मैं सीआरएम यूज करूं तो लीड जनरेशन, लीड क्लोजर और रेवेन्यू जनरेशन या फिर रेवेन्यू का कितना हमें रेवेन्यू हुआ है इसका कैलकुलेशन, ये सब हमें कैसे मिलते हैं? जी देखिए, इसके साथ में आपने जो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था B2B एंड B2C के हिसाब से, तो मैं उस चीज को इसके साथ में क्लब करके और बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझिए कि आपका B2B बिजनेस है और एक है B2C बिजनेस। आप CRM लेते हैं। B2B जो बिजनेस होता है उसका जो टिकट साइज होता है वो बड़ा होता है। हालांकि B2C का कम भी हो सकता है, थोड़ा अमाउंट में ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस क्या है। बट एग्जाम्पल के लिए समझिए कि उसका टिकट साइज B2C में छोटा है, B2B जो बिजनेस है क्योंकि उसमें बल्क ऑर्डर आता है या फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसका जो टिकट साइज आमतौर पर ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो CRM का कॉस्ट है, आप जब भी कोई सिस्टम में जाते हैं तो उसका एक कॉस्ट पड़ता है। B2B में वो कॉस्ट निग्लिजिबल हो जाता है अगर आपके पास लीड का काउंट अच्छा आता है, क्योंकि आपके पास अगर 1000 लीड आई है उससे अगर आपका कन्वर्जन बेहतर हो सकता है तो उसके अगेंस्ट में जो आपको बिजनेस आएगा और उसके अगेंस्ट में जो आपने कॉस्ट डाला है CRM में वो निग्लिजिबल अमाउंट हो जाता है। प्लस आपको एक सिस्टमाइज अप्रोच मिल जाता है इसमें, तो ये एक B2B का एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। यही चीज आप B2C में देखते हैं। B2C में आपको डेटा ज्यादा चाहिए, आप कस्टमर को अच्छे वे में जान सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यही कॉस्ट और उस चीज को देखें तो शायद वहां पे जस्टिफाई करना थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आमतौर पर जो B2B बिजनेस वाले होते हैं वो प्रीफर करते हैं CRM। रियल एस्टेट एक अच्छा सेक्टर है, उनके पास CRM होता ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे 10 इंक्वायरी भी आई है और मैं अगर एक सिस्टम बना देता हूँ उसमें से एक भी क्लोज हो जाता है तो भी उसका तो पूरा पैसा एक ही लीड में कवर हो जाता है, प्लस बेनिफिट अलग, तो वो पूरे साल का पैसा निकाल पाता है। सेकंड क्वेश्चन रखा है कि लीड क्लोजर रेवेन्यू जनरेशन के साथ में ये कैसे सपोर्ट होता है। सो सबसे पहले लीड आ रही कहाँ से आपको ये जानना है। तो आपके अगेन B2B बिजनेस B2C बिजनेस में अलग अलग सोर्सेस होते हैं। एक सोर्स हो सकता है वेबसाइट से, दूसरा हो सकता है इंडिया मार्ट से आपको इंक्वायरी आ रही है, तीसरे कोई प्लेटफॉर्म से आ रही है, रेफरल से आ रही है, आप कोई ट्रेड शो विजिट करते हैं वहां से आ रही है, आपके मोबाइल में डेटा है, आपको किसी ने कॉल किया है, कहीं मिले हो, अलग अलग सोर्सेस से आती है। आपको क्या करना है, आपके सारे डेटा को एक जगह पे डालना है और हर डेटा के अगेंस्ट में उसका सोर्स लिखना है कि मुझे ये लीड इस सोर्स से आई है। ये करने से क्या होगा, जब लीड कन्वर्जन वाले स्टेज पे आती है, आपको समझिए कि अगेन 1000 लीड आई हुई है, 1000 लीड में से आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई इवेंट से जो मुझे लीड्स आ रही है, इवेंट करने से मुझे कन्वर्जन उतना नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट सब दिखा रहे हैं, बात भी हो रही है, पर कन्वर्जन नहीं हो रहा है। कन्वर्जन हो सकता आगे होगा, पर यही चीज मुझे जो वेबसाइट से लीड आई हुई है उसका कन्वर्जन का जो टाइम है वो शायद 1 महीने ही है, 2 महीने ही है, हो सकता है 10 दिन ही हो। तो आपको डेटा वाइज समझ में आता है भाई जो सोर्स है उस सोर्स से जो लीड का कन्वर्जन वाला जो टाइमिंग है वो कितना मैं कम कर सकता हूँ, कितना ज्यादा कर सकता हूँ, कौन सा सोर्स मुझे बेनिफिट दे सकता है। CRM में कोई भी अगर इवेंट करके लीड आई उसमें टैग असाइन होता है कि सोर्स में हम लोगों ने इवेंट मेंशन कर दिया, वो जैसे इवेंट मेंशन होगा वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा उस पर्सन को, जो इवेंट में उस टाइम पे गया हुआ था उस पर्सन को असाइन हो जाएगा। जब वो पर्सन उस पर्सन से वापस बात करेगा तो एक पर्सनल फील आता है कि हाँ हम वहां मिले थे। हो सकता है अपने सेल्स पर्सन को याद भी नहीं रहेगा क्योंकि वो 1000 लोगों से मिलेगा, बट उसे पता रहेगा मैं इस इवेंट में मिला था, ये पर्सन था और इसका ये बिजनेस है। तो सामने वाले को ये चीज का पता नहीं होता और उसे याद रहता है कि हम लोग हाँ इस इवेंट में मिले थे। सो सारा डेटा सब एक जगह आ चुका है, लीड कन्वर्ट हो चुकी है, अब क्या वैल्यू पे कन्वर्ट हुई है हमें ये जानना है। तो जब भी लीड कन्वर्ट होती है तो वो कस्टमर में कन्वर्ट होती है, तो उसमें स्टेज होता है, लीड से वो कस्टमर बन गया। अभी जब कस्टमर में कन्वर्ट होता है तो वहां पे एक डील करके एक ऑप्शन होता है CRM के अंदर। डील मतलब क्या, अभी हर डील का एक स्टेज होता है, कंसिडरेशन, नेगोशिएशन, क्लोज और लॉस्ट। अगर वो लॉस्ट है तो उसका रीजंस, अगर वो वॉन है तो क्या प्राइस पे वो विन हुआ, हमने क्या ऑफर दिया था, क्या प्राइस पे वो विन हुआ। नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन में क्या चीज का नेगोशिएशन चल रहा है, कॉस्ट क्या है उसका। आपको जो डैशबोर्ड होता है
रिपोर्ट्स जो आती है एज अ बिजनेस ओनर, आपको ये भी समझ में आता है कि मेरे कितने कस्टमर हैं, उनको कितने ऑफर दिए हुए, मतलब डील चल रही है उनके साथ में, उसका प्राइस क्या है, और उस हर डील के अगेंस्ट में उसका स्टेटस क्या है। ये टॉपिक में मैं फिर से डीप डाइव करना चाहूंगा कि जैसा आपने लीड का कहा था कि एक लीड की कॉस्ट काफी हेवी रहती है। अगर हमने उसको लूज कर दिया है या फिर टाइम पे भी हमने उसको कांटेक्ट नहीं किया तो हमारी लीड हाथ से निकल जाएगी और शायद तक कि कस्टमर भी हमेशा के लिए निकल जाएगा हमारे हाथ से। तो अगर हमें ये ट्रैक करना है प्रॉपरली तो एक कंपनी के लिए तो ऑब्वियसली वो तो एक मैटर है कि हमें ये प्रॉपरली उसको ट्रैक करना ही है, लेकिन और कितने अच्छे तरह से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं ताकि 2 दिन में 3 दिन में वो कस्टमर का कांटेक्ट हो ही जाए और एटलीस्ट वो कहीं जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, लीड क्रिएट हुई है, वो आगे मूव हो। तो इसके लिए सीआरएम कैसे हेल्प करता है? देखिए, इसको मैं और आसान तरीके से समझाऊंगा कि जब लीड सीआरएम में एंटर होती है तो सीआरएम में ऑटोमेशन करके जो फीचर होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसको ऑटोमेट कर सकते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क है कि जैसे ही लीड आएगी सेल्स पर्सन को असाइन होगी, उस सेल्स पर्सन से ऑटोमेटिकली एक ईमेल, आप एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि 15 मिनट के बाद, लीड आने के 15 मिनट के बाद ईमेल जाएगा, ताकि वो नेचुरल लगे। इमीडिएट आएगा तो ऐसे लगेगा किसी बॉट ने भेजा है। तो एक 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद आप अपने हिसाब से एक टाइम डिफाइन कीजिए कि जिस दिन लीड आई उसके कितने टाइम के बाद एक ईमेल शूट आउट होना चाहिए। उसमें कस्टमर का नाम रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा हेलो XYZ पर्सन का नाम, कि आपने फलाना क्वेरी, हम लोग यहाँ पे मिले थे, लाइक इवेंट में मिले थे, तो क्योंकि डेटा आपने सारा फीड किया हुआ है, वो डेटा वहां से पुल करेगा और ईमेल में मेंशन करेगा, और वो कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड फील करवाता है। एंड हियर इज आवर ब्रोशर, हियर इज आवर कॉर्पोरेट वीडियो, आप जो चाहें आप वो ऐड कीजिए। कस्टमर को जब ईमेल जाता है इस तरह का, हो सकता है कस्टमर रिप्लाई करे उस चीज में। जब ये रिप्लाई आता है तो सेल्स पर्सन और प्रोएक्टिव हो जाता है कि कस्टमर इंटेंट से वो इंटरेस्टेड में आ गया है। तो वो सब चीजों से आपका जो सेल्स का जो क्लोजर है वो आसान हो जाता है। तो कुछ सीआरएम ऐसे भी होते हैं, वो सेल्स पर्सन को बता सकते हैं कि इस कस्टमर से आपको पहले फॉलोअप करना है। ओके, इसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है। और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि आपका वो सीआरएम पुराना जो कन्वर्ट होने का स्टेज जो है कस्टमर का, आपने जितने भी कस्टमर कन्वर्ट किए उसमें क्या क्या डेटा फीड हुआ था, और उस डेटा से मैच करता हुआ नया जो डेटा है वो कौन सा है। अगर कहीं पे भी मैच हो रहा है और पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है तो सीआरएम आपको सजेस्ट करता है कि आप इस लीड से पहले फॉलोअप करें और इस लीड से पहले बात करें, क्योंकि इसका कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अभी कंपनी में काफी सारे अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, फिर बाद में सेल्स है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है। ये 5-6 डिपार्टमेंट्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कंपनी के लिए। तो अगर इनको सिंक्रोनाइज करना है तो फिर सीआरएम कैसे हेल्प करता है? क्योंकि जैसा अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स देखूं तो ह्यूमन रिसोर्स का और सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है। मैं सेल्स और सप्लाई चेन देखूं तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एज अ कंपनी, एज अ बॉडी मुझे अगर उसका रिलेशनशिप में रखना है तो फिर सीआरएम कैसे हेल्प करता है? देखिए, इसमें आपको थोड़ा एडवांस लेवल में जाना होता है। अगर आप पूरा एज अ बिजनेस लेवल पे सोच रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस को, सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह सेंट्रलाइज करना, तो वहां पे आता है सैप। और जो सीआरएम होता है, सीआरएम एक पार्ट होता है सैप के अंदर। तो सैप जो काम करता है वो जितने भी डिपार्टमेंट होता है सबको सेंट्रलाइज करने का काम करता है। यहाँ पे जो सीआरएम है, सीआरएम का फंक्शन होता है कस्टमर जहां जहां पे आता है उन चीजों को सेंट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एंड आप एक डिपार्टमेंट और ऐड करें तो सपोर्ट डिपार्टमेंट। मेजरली ये 4-5 जो डिपार्टमेंट होते हैं वही ऐड होते हैं, जहां जहां पर कस्टमर की क्वेरी आ सकती है, कस्टमर की डिटेलिंग आ सकती है, और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, क्योंकि सेल्स का सारा जो भी रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, किस सोर्स से जनरेट हो रहा है, वो रियल टाइम में अपडेट होता जाता है। और मार्केटिंग टीम को उस चीज का एक्सेस, व्यू एक्सेस दे सकते हो कि भाई जो जो सोर्सेज से मार्केटिंग हो। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसके हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बजट कौन से वाले चीज के लिए असाइन करना है। अगर मुझे फेसबुक रेवेन्यू कम दे रहा है तो शायद मैं नेक्स्ट मंथ बजट जो एलोकेट करूंगा वो गूगल के लिए ज्यादा असाइन करूंगा।
मुझे अगर इवेंट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उतना लीड कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम इवेंट करूँ ही नहीं। आपके पास डेटा आएगा तो आप काफी सारे डिसीजन ले सकते हो एज अ बिजनेस ओनर, और आप ये देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में हायरिंग की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में टैलेंट काफी अच्छा है और किस डिपार्टमेंट में टैलेंट का लैक हो रहा है। आप एक ही डिपार्टमेंट में पर्सन टू पर्सन भी आप डिफाइन कर सकते हो। R&D करके भी ये पता लगा सकते हो भाई सिस्टम में कहाँ फेलियर हो रहा है, लीकेज हो रहा है, और आप उसको फिक्स आउट कर सकते हो। आई गेस एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और B2C है, तो इसमें CRM सबसे ज्यादा अच्छे से यूज होता है। मतलब सपोज मैंने ऑर्डर कुछ प्लेस की है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में एज अ कस्टमर मुझे दिखेगा कि ऑर्डर कहाँ मतलब मेरा प्रोडक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। वैसे ही एक एक कंपनी को इंटरनल पता चलेगा कि ये ऑर्डर आई है, इसका क्या क्या प्रोग्रेस है। जैसे ऑर्डर प्लेस हुई, फिर बाद में स्पेयर पार्ट्स कलेक्शन हुए, फिर बाद में उसको असेंबलिंग चालू हो गया है, फिर बाद में कुछ रिपेयरिंग वर्क होगा तो वो है, फिर बाद में कलरिंग वगैरह कुछ पार्ट होगा तो वो होगा, और आखिर में डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। तो आई गेस ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा एक CRM के लिए, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने जो एग्जांपल बताया है इसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताया प्लस B2C बताया। अगर B2C है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस टाइम पर कस्टमर को अंडरस्टैंड करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके कस्टमर बेस बहुत बड़ा होगा तब आप जाके प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और वो आपको बहुत बड़ी साइज में रखना होगा, और उतनी बड़ी साइज को हैंडल करने के लिए आपको कस्टमर को जानना, एक एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है CRM। ओके, जैसे आपने बिहेवियर की बात की थी पहले, तो क्या CRM कस्टमर का बिहेवियर और प्रेफरेंसेस जान सकता है? मैं ऑब्वियसली कस्टमर का जेनरिक नहीं बोल रहा हूँ, एक कंपनी के रिलेटेड या फिर उसको ऐप के रिलेटेड, तो CRM को पॉसिबल है बिहेवियर और उसके प्रेफरेंसेस जानना? बिल्कुल। आप समझिए कि आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, कपड़े की वेबसाइट है, कोई कस्टमर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करता है, वो उस क्या ऑर्डर प्लेस कर रहा है सिस्टम ये समझ सकता है, उस तरह के कस्टमर क्या ऑर्डर कर रहे हैं वो ये भी समझ सकता है, और आपको वो ऑप्शन, आजकल AI भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, तो AI की मदद से इतना डेटा इनपुट किया जाता है और उसमें CRM आपको पहले से बता सकता है या कस्टमर को बता सकता है आपको शायद ये चीज़ भी पसंद आएगी। आइदर आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बता सकते हैं, आइदर आप अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती है। डेफिनेटली ये कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें और एक एग्जांपल के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन को, कि मेरे पास में सपोज एक डिलीवरी ऐप है, होम फूड डिलीवरी ऐप है। अभी वहां पे मेरा जो लॉगिन है करीबन 1 साल से है, तो उसके पास मेरा पूरा डेटा है। मैंने 1 साल में लेट से कि 100 बार उससे फूड डिलीवरी मंगवाई होगी, तो उसका वो पूरा डेटा है, मैंने क्या क्या मंगवाया, कब मंगवाया और किसको कितना रेटिंग दिया, प्लस उसके बाद मैंने क्या क्या कमेंट दिए है एज अ डिलीवरी एजेंट और एज अ रेस्टोरेंट, मैंने क्या क्या कमेंट दिए, तो CRM को सब पता है। तो काफी बार ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि हमें फूड डिलीवरी का मतलब फूड का ऑप्शन मिलता है कि आप ये भी ट्राई करके देखिए, जैसा अभी आपने कहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो मेरा प्रेफरेंसेस है वो जान के वो रिप्लाई कर रहा है मुझे, तो ये कितना सक्सेसफुल होता है आगे जाके, कितना लीड जनरेशन या फिर लीड क्लोजर, यहाँ पे तो लीड जनरेशन नहीं होगा फूड इसमें, लेकिन कितना वो अपीयरेंस के ऊपर क्लिक होता है कि हाँ ये कस्टमर को पसंद आ रहा है करके, तो इसका कितना डीप इफेक्ट होता है? देखिए आप ये तो वैसे बात है जैसे कि समोसे के साथ में चाय जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर चाय बेचने वाला समोसा रखेगा तो डेफिनेटली पब्लिक समोसा भी खाएगा। तो ठीक आपने जैसे फूड के हिसाब से इंडस्ट्री में जो बताया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट एड ऑन करके आप दिखाते हो, तो आज आप समझिए कि 100 कस्टमर को दिखा रहे हो, 10 to 20% तो ऑप्ट करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने 10 to 20% बिजनेस में ग्रोथ ला दी, और वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। आपकी चाय हो सकता है 10 रुपए की भी आए, 20 रुपए की भी आए, 30 रुपए की भी आए, 50 रुपए की, 80 रुपए की भी आए, उसके साथ में अगर समोसा जा रहा है उसकी क्या वैल्यू है कंपेयर टू उस चाय के साथ में, पर दोनों को जो मैच होता है तो जो टोटल वैल्यू आने वाली है तो उससे आपका बिजनेस 2x 3x भी ग्रो कर सकता है। सो आप
पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। जब तक आप कोई सिस्टम को ट्राई आउट नहीं करते तब तक आप उस चीज को मतलब ये नहीं बता सकते कि भाई कितना मुझे बेनिफिट होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि आप सिस्टम को ट्राई कीजिए और आपको सीआरएम हमेशा रिजल्ट देगा, बट आपको डेटा फीड करना होगा। अगर सिस्टम के पास डेटा है ना तो वो आपको पावर दिखाएगा, अगर उसके पास डेटा नहीं है तो ये एक उस एम्प्लॉय की तरह है जो बिल्कुल काम नहीं करता। तो आपको उस एम्प्लॉय को सिखाना है। आप कभी भी कोई कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, आपको उसको ट्रेनिंग देनी होती है। सीआरएम भी वैसे ही है, आपको उसको डेटा देना होता है। जब आप डेटा देते हैं, फीड देते हैं, तो सीआरएम आपको उसका रिजल्ट भी देता है और वो रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से आता है। आपकी पूरी टीम को अलाइन कर देता है, आपके प्रोसेसेस को अलाइन कर देता है, आपके जहां भी फेलियर्स होते हैं वो आपको बताता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, और बहुत सारे कामों को ऑटोमेट कर देता है। जैसे मैं ये कॉम्बो ऑफर देता हूँ तो ऑब्वियसली मैं मार्केट को टेस्ट करता हूँ हमेशा कि मार्केट मेरा जो प्रोडक्ट है या फिर मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस के लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा सामने को, सामने जो कस्टमर है उसको। जैसे मैंने दे दिया कि 1 महीना में ट्राई करूंगा कि ये कॉम्बो ऑफर कैसे जा रहा है। मैंने ऐसे 10-12 कॉम्बो ऑफर बना के रखी है। तो इसका कॉस्ट कितना आ सकता है कस्टमर को? इसमें है ना, आप एज अ बिजनेस ओनर आप डिपेंडेंट हो एक ऐसे पर्सन के ऊपर जिससे एरर होने के चांसेस ज्यादा है। आप समझिए कि कोई एक पर्सन बैठा है, वो लिखेगा कि भाई मैंने इतने समोसे बेचे, इतना कॉम्बो ये बेचा, इतना कॉम्बो ये बेचा, और उसके बाद वो एक डिसीजन बताएगा और वो आपको बताएगा। आपको लगता है ये सिस्टम रिलायबल रहेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे क्योंकि एक इंसान ऑपरेट कर रहा है तो वहां पे जो डेटा आएगा उसमें एरर डेफिनेटली मिलेंगे। बट इसकी जगह पे अगर आपका एक सिस्टम आपने ऐसा लगाया हुआ है जो आपके हर परचेज को ट्रैक करता है, ऑटोमेटिकली फीड करता है, जिसमें एरर्स के चांसेस 0% है, और उसके हिसाब से आपको बताता है कि आपका ये 2 कॉम्बो चल रहे हैं या फिर ये 3 प्रोडक्ट के कॉम्बो तीन, आप समझिए कि चाय बिक रही है, समोसा बिक रहा है, चटनी बिक रही है, और साथ में कुछ और भी चीजें भी, बिस्किट भी बिक रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं भाई चाय बिस्किट ज्यादा जा रही है कि चाय समोसा ज्यादा जा रहा है, और आपको सीआरएम बताएगा कि आपको कॉम्बो किसका बनाना है। और आप दोनों कॉम्बो ट्राई कीजिए। दोनों कॉम्बो ट्राई करने के बाद सबसे बेहतर क्या रिजल्ट आ रहा है, सीआरएम आपको उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप बता सकता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपने बात किया था कि हमने फूड डिलीवरी आपके बारे में बात की थी अभी। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर कंपनी के पोर्टल पे 1 लाख ऑर्डर्स आते हैं दिन में अक्रॉस इंडिया। ऑब्वियसली उसके फीडबैक भी आते होंगे। ऑर्डर आ रही है, रिपीटेड ऑर्डर है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो एक एनालिसिस अलग चल रहा है। बाद में कुछ क्वेरीज है, डिफिकल्टीज आ रही है। लेट्स से कि मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स है, जैसे मेरा डिलीवरी बॉय है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर मेरे जो वेंडर्स है उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब एनालाइज कर रहा है वो चीजें। साथ में ये भी आता है कि सामने वाला कस्टमर मुझे क्या फीडबैक दे रहा है। फीडबैक देते वक्त वो काफी सारी चीजें देता है, रेटिंग देता है, बाद में कमेंट देता है। तो उसको एनालाइज करना अगर मैं मैन्युअली करने जाऊं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार मार्क को भी मैं उसको एवरेज करूं तो भी वो डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए कि इतने स्टार मार्क मुझे उसको मुझे एवरेज निकालना है, तो वो भी डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो सिस्टम कितना हेल्पफुल होता है कि मुझे जो डेटा चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए जो डेटा चाहिए उतना मुझे प्राइमरी दिखाए, फिर सेकेंडरी वो बाकी चीजें दिखाए। तो इसमें सीआरएम कैसे हेल्प करता है? तो इसमें कैसा होता है कि आपका जो सेल्स पर्सन है या फिर मैनेजर है और इवन आप हो, तो आप लेवल वाइज अपना व्यू डिफाइन कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सेल्स पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आज मुझे किस लीड से फॉलोअप लेना है। यही चीज मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि कितने सेल्स पर्सन लोगों ने कितनी लीड से फॉलोअप ले चुके हैं, कितनी मिस आउट हो चुकी है, और कितने का रेवेन्यू आ चुका है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट वाइज रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना लाइक हायरिंग हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हम लोगों का नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन क्या है, नेक्स्ट मंथ का प्रोजेक्शन क्या है, क्वार्टर के हिसाब से हो सकता है। तो मेरा जो डैशबोर्ड होगा वो अलग होगा, मैनेजर का अलग होगा, जो सेल्स पर्सन का है उसका अलग होगा। तो ये पूरा तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है, और आपको जो
आपके लिए प्रायोरिटी है, आप उस व्यू को पहले रखिए। मतलब मुझे जो डेटा मेरे लिए रिक्वायर्ड है एज पर माय पोजीशन, राइट, वो मुझे आप डेटा define दिखाई कर देगा। सकते हैं। और इसमें ऐसा भी हो सकता है, आप समझिए कि 2 सेल्स पर्सन है, आपको कुछ लीड असाइन होती है, मुझे कुछ लीड असाइन होती है। अब मैनेजर चाहता है कि भाई मेरी लीड्स आपको नहीं दिखे, आपकी लीड्स मुझे नहीं दिखे, वो भी हो जाता है। मतलब सीआरएम बहुत कुछ देता है, लेकिन आखिर में कि मैनेजर क्या चाहता है। हाँ, आपको क्या चाहिए, आपको बताना होता है सिस्टम को, भाई मुझे ये चीजें चाहिए, और ये करने के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ पर्सन को हायर करना होता है, और वो सर्विसेज आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, और आप उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपको उनको पूरा बिजनेस का प्रोसेस बताना होता है, और ये एक टाइम टेकिंग पार्ट होता है। बट एक बार आपने सिस्टम बिठा दिया, जैसे आप बिजनेस में आप प्रोसेस बनाते हैं, उसमें एक टाइम जाता है, लोगों को अलाइन करना पड़ता है। ठीक जब आप ऑनलाइन में सिस्टम को लेके जाते हैं, तो लोगों को अलाइन इस बात का करना होता है कि भाई तुझे जो भी लीड आएगी तुझे इसके अंदर डालना है, मुझे व्हाट्सएप मत करना, मुझे तो एक्सेल शीट में मत डाल के देना, मुझे ईमेल में मत डाल के देना, तुझे इस सिस्टम में ही डालना है लीड। जो भी काम होगा वो सारा एक सिस्टम के अंदर होगा। आप तो फिर आप आईटी के साथ में कंसल्ट करके आप रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। तो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है, इसके ऊपर से एक बात तो समझ में आ गई कि जितना डेटा सीआरएम के पास होगा उतना सीआरएम अच्छे से काम करेगा, उतना जितना लीड जनरेशन होगा उतना ही लीड डिस्ट्रीब्यूशन, लीड क्लोजर और सेल्स क्लोजर भी होगा, और साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट सीआरएम बता देगा। जी, तो ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज है कि जहाँ पे सीआरएम सबसे अच्छे से यूज होता है और जहाँ पे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे से मिलता है? प्रॉपर्टी एक इंडस्ट्री है, उसमें आप सीआरएम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो टिकट साइज़ है, उनके जो कस्टमर होते हैं वो बड़ा है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे आपके कस्टमर का टिकट साइज़ बड़ा है, सॉफ्टवेयर लाइक आईटी एक इंडस्ट्री ऐसी है, उसमें आप सीआरएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप सीआरएम का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री बची होगी जहाँ पर सीआरएम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीआरएम लगभग सब जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप सीआरएम का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कौन सा स्टेज है कि जहाँ पे जाके हमें सीआरएम इंस्टॉल करना चाहिए हमारी कंपनी में? मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर बोल सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बोल सकते हो कि इतना हमने रेवेन्यू कमा लिया है, हमें और ग्रोथ चाहिए है, लेकिन कस्टमर से भी हमें पकड़ के हमें आगे बढ़ना है, कस्टमर को पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे कौन सा स्टेज है बिजनेस का कि जो स्टेज पे जाने के बाद हमें सीआरएम इंस्टॉल करना चाहिए? हर्षल जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें काफ़ी लोग मुझे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गोविंद जी आप मुझे सीआरएम यूज़ करना है, आप मुझे बताइए हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो कभी भी हमारा सजेशन इस तरह से नहीं होता कि हम पहले उनसे सवाल पूछते हैं आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनका जवाब आता है प्रॉब्लम मतलब क्या। तो हम लोग उधर ही कह देते हैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है तो आप क्यों अपने सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम कुछ आ रही है, आप अगर कस्टमर्स को जानना चाह रहे हैं, या फिर आपका सेल्स प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, लीड के फॉलोअप में भूल रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन आ रही है, तो उस जगह पे आपको एक सिस्टम की ज़रूरत होगी। अगर आपका टीम साइज़ काफ़ी छोटा है, आपको लीड समझ लीजिए 10, 15, 20, 50 आती है, 2-3 मेंबर हैं, और हालांकि टिकट साइज़ बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी के ऐसी इंडस्ट्री बताई है जिसमें एक सेल्स पर्सन भी एक बहुत बड़ा टिकट साइज़ का प्रोडक्ट सेल लाइक एज अ कुछ भी सेल कर सकता है, राइट। तो उसमें भूलने के जो चांसेस है, हो सकता है उसको 5 ही लीड आती हो महीने में, हो सकता है 2 ही लीड आती हो, तो वहाँ पर भूलने के चांसेस कम है, वहाँ पे गलतियों होने के चांसेस भी कम है, और वहाँ पे डेटा को समझने के लिए आपको एक सिस्टम नहीं, आप एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं। अगर 3-4 लोग साथ में काम करना चाहते हैं, आप स्प्रेडशीट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सस्ते सीआरएम भी अवेलेबल होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फीचर्स की उस लेवल पे शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो डेटा का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। बट यही मैं अगर बात करूँ एक मीडियम साइज़ कंपनी की या फिर एक लार्ज एंटरप्राइज़ की, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीम साइज़ बड़ी है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता, एक टीम को दूसरे टीम के बारे में नहीं पता, वो अलाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ में, उनका कम्युनिकेशन नहीं अलाइन होता, और पहली टीम का उनके कस्टमर से क्या बात हुआ वो दूसरी टीम को नहीं पता। तो जितना भी हम एक बात करें कम्युनिकेशन की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन,
वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसको अच्छा करने के लिए आपको एक CRM सिस्टम लगता है कि जितना भी कम्युनिकेशन है उसे हम सेंट्रलाइज कर देते हैं कस्टमर के नाम के साथ में। जैसे हमने 360 डिग्री व्यू के बारे में बात किया था इनिशियल स्टेज पे, तो जब हम इंटरनली चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट एक में से कनेक्टेड नहीं है, ना ही डिपेंडेंट है, क्योंकि मे बी आज फर्स्ट स्टेज पे एक डिपार्टमेंट का काम है, लास्ट स्टेज पे दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, तो दोनों एक में से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, इफेक्ट ऑब्वियसली होते रहता है। तो एज अ मैनेजर या फिर एज अ ओनर मुझे 360 डिग्री व्यू लेना है और समझना है कि मेरा बिजनेस कितने तरह से चल रहा है। कहीं पे ऐसा कुछ है कि मेरे कई वायर पंक्चर है कि जहाँ से मेरा डेटा कनेक्शन प्रॉपर्ली मूव नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ लूप्स है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पीछे पड़ रहा है या फिर वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है बाकी डिपार्टमेंट के साथ में। तो ये जो मेरा चेन कंप्लीट चलता है, ये देखने के लिए 360 डिग्री व्यू का हम कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसमें आपको CRM काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। एक एग्जांपल के लिए मैं एक समझिए कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, वो सॉफ्टवेयर उसने बेच दिया किसी कस्टमर को, कस्टमर ने उस चीज़ को खरीद लिया। अब उसे उस सॉफ्टवेयर में बग्स मिल रहे हैं बहुत सारे, कस्टमर एकदम परेशान है, वो उस चीज़ के रिपोर्ट भेज रहा है। अभी ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो लोग होते हैं वो दूसरे होते हैं, बग्स को फिक्स करने वाला डिपार्टमेंट दूसरा होता है। अब इतने सारे बग्स आ रहे हैं तो आपका जो बग्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो काफी सारे टिकट्स को एक वे में अरेंज करेगा और हर इश्यूज को फिक्स करने में टाइम लगाएगा, और उस टाइम से आपका जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो वर्स्ट हो जाएगा। तो इस सिनारियो में क्या हो सकता है कि अगर आपका जो सर्विस जो सपोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है जो बग को फिक्स कर रहा है वो अगर कम्युनिकेट कर दे आपकी जो इनिशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है कि भाई ये आपने जो प्रोडक्ट डिलीवर किया है इसमें ये वाले इश्यूज बहुत कॉमन आ रहे हैं, और ये इश्यूज इस कारण से आ रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर का जो ये वर्जन है इसी में ही बग है, तो क्या होगा, आपको हर कस्टमर लेवल पे उस इश्यूज को फिक्स करने की शायद जरूरत नहीं पड़े। जैसे हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि एआई का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, हर फील्ड में एआई का इंटरफेरेंस आ रहा है, हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को। क्या एआई सीआरएम को हेल्प कर रहा है डेवलप करने के लिए? जी हाँ, सो इसमें मैं एक दो फनी एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आप समझिए कि एक सेल्स पर्सन बैठा है, उसको इंक्वायरी आई हुई है ईमेल पे। सेल्स पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि रिप्लाई जब लिखते हैं तो मे बी वो राइटर नहीं है, उन्हें पता नहीं होता कि इंग्लिश शायद अच्छा नहीं है, लिखे तो कन्विंसिंग लैंग्वेज में कैसे लिखें, कन्वर्ट कैसे करें। एक रफ ड्राफ्ट वो रेडी कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं। बट इसको अगर प्रोफेशनल वे में लिखना है, आप समझिए कि वहाँ पे एक ChatGPT का इंटीग्रेशन किया हुआ है, सेल्स पर्सन ने एक रफ ड्राफ्ट रेडी कर दिया अपने वे में, ChatGPT उसको उसका टोन चेंज कर देता है, उसको बेहतर बना देता है। तो डेफिनेटली जब वो ईमेल सामने वाले को रिसीव होगा वो उसको बेहतर तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो इम्प्रोवाइज हो चुका रहेगा। प्लस अगर इससे सेल्स पर्सन को भी समझ में आता है कि किस तरह के ईमेल काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स पर्सन अपने एंड से R&D भी ट्राई कर सकता है कि भाई वो CTA को समझता है। अगर आप ऐसे किसी सेल्स पर्सन को कहेंगे CTA क्या होता है, शायद वो नहीं समझे, क्योंकि CTA एक मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में आ जाता है कि CTA कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। बस उसे एक सादा सा प्रॉम्प्ट लिखना होगा कि ये ईमेल को इस तरह कन्वर्ट करना है और लास्ट में मुझे एक CTA चाहिए इस इमोशंस को लेके या इस तरह को लेके, तो वहाँ पे आपकी वो मदद करता है। दूसरा, अगर आप AI देखें कि AI रिकमेंड करेगा कि आपको इस लीड से फॉलोअप लेना है, इस लीड से आपको पहले बात करनी है, वहाँ पे मदद करता है। बाकी आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, चैट के अंदर कर सकता है। प्लस आप समझिए कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे कस्टमर इश्यूज़ को लॉक करने के लिए वेबसाइट विजिट करता है, एक चैट सपोर्ट को ओपन करता है और वो एक कस्टमर के साथ में कनेक्ट होता है और उससे अपना इशू बताता है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है कि आपका एक चैट पर्सन इन्वॉल्व हो गया, और बहुत बार क्या होता है कि कॉमन क्वेरीज आती है कि भाई मुझे प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, मैं मेरा ट्रैकिंग ID से ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ट्रैकिंग के लिए लिंक चाहिए, मेरा प्रोडक्ट मुझे रॉन्ग मिल गया है,
अभी ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं और कस्टमर को नहीं पता होता कि मुझे कहाँ पे जाके क्लिक करना है या फिर ट्रैकिंग आईडी के लिए मुझे ये लिंक को विजिट करना है। तो आपके लिए आपको उस काम के लिए एक सेल्स वाले या फिर एक सपोर्ट वाले पर्सन को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप एक चैटबॉट बनाएंगे, चैटबॉट में उसका फ्लो बना देंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, रिटर्न रिलेटेड कुछ आता है, तो उसका जवाब ये होना चाहिए। अगर समझिए कि ट्रैकिंग को लेके कुछ आता है तो उसका जवाब ये होना चाहिए। अगर वो रियल में कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और उसके लिए कस्टमर से बात करना चाहता है तो उसका फ्लो, एक चैट का एक प्रॉपर फ्लो बनता है। अब वो इनिशिएट कीजिए, आप उसे अपने वेबसाइट पे डालिए, आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालिए जो लॉगिन करने के बाद आता है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना सिस्टम को बना सकते हैं और फिर वहाँ पे एआई कस्टमर से बात करता है और ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। आप अगर जियो का अगर सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं तो आपको वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता और वो तो इतना पावरफुल है, जैसे आप समझिए कि आपका इंटरनेट का डिसकनेक्शन हो गया तो पहले कैसा होता था कि लोकल में मैं किसी से इंटरनेट कनेक्शन लेता था, मैं उनको फ़ोन करता था कि भाई मेरा नेटवर्क का इशू है, नेट नहीं चल रहा है। वो बोलते थे कि ठीक है, हम लोग आपका इशू को लॉक कर लेते हैं। फिर वो अपने सिस्टम में वो मेरा एज ए सपोर्ट टिकट रेज कर देते थे। फिर वहाँ से उनकी तरफ से कोई पर्सन असाइन होता था और वो फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देता है या फिर आपके लोकेशन विजिट करके आता है। जियो में क्या होता है या एयरटेल में, ये सब जो भी मोबाइल कंपनीज है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसमें आपको पहले मैसेज आ जाता है इन योर एरिया इस तरह का काम चल रहा है, इसकी वजह से आपका इंटरनेट डाउन रहेगा। मुझे इशू के लिए कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे एरिया का यहाँ पे डाउन है, तो मेरा एज ए एक्सपीरियंस देखें काफ़ी अच्छा हो गया। प्लस वो टाइम बता देते हैं कि इतने टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब मैं उतने टाइम तक उनके पास जाऊँगा ही नहीं। तो उन्होंने अगेन अपना जो एक्स्ट्रा टिकट्स बन सकती है कि हो सकता है मैं 1 घंटे के बाद वापस चेक करूँ जाऊँ, तो उन्होंने उस चीज़ को भी रिजॉल्व करके रखा है। उसके बाद भी अगर मैं फिर भी जाता हूँ तो वहाँ पे वो इनिशिएट करते हैं चैटबॉट को, वहाँ पे चैटबॉट क्वेरीज लेता है और चैटबॉट ही टिकट रेस कर देता है। और उसके बाद भी अगर मुझे सपोर्ट से बात करना है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास 100 इंक्वायरी आने वाली है। आप इतना फिल्टर आउट कर देते हो कि लास्ट में खाली 10 या 15 ही लोग होते हैं जिनको रियल में कस्टमर से बात करनी है, और 10 से 15 लोगों को बात करने के लिए एक सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव काफी रहता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने एआई के बारे में भी बात किया, तो एआई और सीआरएम ये दोनों मिलके कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक कंपनी तो एंजॉय करती है कि उसका बिजनेस अच्छे चल रहा है, लेकिन जो कस्टमर इंटरफेस रहता है वो देख के कस्टमर कितना खुश होता है और उसको क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, तो अभी अपन इसके पहले जो डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने ये बताया था कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए हम लोग सीआरएम यूज करते हैं, और एआई एक एग्जांपल के हिसाब से बताया था जियो का कैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए कस्टमर को कंपनी के पास जाना ही नहीं पड़ रहा है कि भाई मेरा ये इंटरनेट का इशू चल रहा है, कंपनी उसके पास रीच आउट कर रही है। तो ये इससे आपके कस्टमर का ही एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है। उससे आप कस्टमर को ये समझ में आता है कि भाई आप मेरे टाइम की वैल्यू कितनी करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें यूज कर सकते हैं। मल्टी चैनल कस्टमर इंटरेक्शन क्या होता है और ये सीआरएम में कैसे हेल्प करता है? देखिए, कस्टमर कहाँ से आएगा हमें नहीं पता। कस्टमर एक दरवाजे से आ सकता है, वो दूसरे दरवाजे से भी एंटर कर सकता है। ये दरवाजे क्या है? दरवाजे हैं सोर्सेस। कस्टमर इंडिया मार्ट से भी आ सकता है, फेसबुक से भी आ सकता है, वेबसाइट से भी आ सकता है, वॉक इन करके आ सकता है। आपको सारे दरवाजे खुले रखने हैं। आपको ये समझना है कस्टमर कहीं से भी आए, कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस थ्रू आउट सेम होना चाहिए सबका। तो मल्टी चैनल मतलब यही है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ सकता है कस्टमर, बट आप जो कस्टमर को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। और आपको ये समझना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। जैसे हम अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हर एक के रिक्वायरमेंट अलग अलग रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट अलग रहते हैं। तो सीआरएम को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि इंडस्ट्री अगर सेम भी रही तो भी एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट अलग रहेगी और प्लस उनके डिपार्टमेंट भी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। तो डिपार्टमेंट वाइज और इंडस्ट्री वाइज हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जी, सो सीआरएम अलग अलग टाइप के अवेलेबल है।
कुछ सीआरएम इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आते हैं कि प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ कंपनीज ऐसी होती है सीआरएम उसी के लिए बनाती है, तो आपको कस्टमाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर्टी की कंपनीज जितना भी उनका जो भी रिक्वायरमेंट होता है, आमतौर पर जितने भी प्रोसेस होते हैं लगभग सिमिलर ही होते हैं सब कंपनीज के। अगर अलग होते हैं तो वो इतना इवॉल्व कर चुके हैं और इतना फीडबैक लेते हैं और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बनता है, तो लगभग आपके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल वहां तक हो जाते हैं। इसके अलावा आपको फिर भी अगर कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनीज ऑप्शन देती है आपको कस्टमाइज करवाने की। आप कस्टमाइजेशन आप लाइक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी दे देते हैं कि आप खुद ही उस चीज को कस्टम, जैसे मान लीजिए कुछ फील्ड ऐसी है जो आपको ऐड करनी है, हो सकता है आपको बर्थडे का इंफॉर्मेशन लगता हो, आपके सीआरएम में नहीं दिया हो, तो आप बैकएंड में एक ऑप्शन दिया रहता है, आप वो ऑप्शन में डालिए और वो ऐड हो जाएगा। आपका हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोसेस होगा उसको ऑटोमेट करने की जरूरत हो, बट आपके सीआरएम में वो नहीं दिया हो, तो आइदर आप उस कंपनी से बात कीजिए कि मुझे ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके ये सीआरएम में ये हो सकता है, और इसको और अगर बेहतर बनाना है तो आप सीआरएम कंसल्टेंट से बात कीजिए। सीआरएम कंसल्टेंट आपको सही राय बता सकता है, आपका पूरा रिक्वायरमेंट समझेगा, बिजनेस प्रोसेस समझेगा, वो उसके पास अनुभव होता है ये चीज का कि आपके बिजनेस और आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो आपके नीड्स को समझता है, और सीआरएम की साइड में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे अभी हमने काफी सारे बेनिफिट्स देख लिए सीआरएम के, क्या क्या बेनिफिट आ सकता है, तो हमारा जो भारतीय मार्केट है, जो बिजनेस है, वो कितना ओपन है सीआरएम के लिए? देखिए, भारतीय मार्केट अभी ये सीआरएम के लिए यूज करना चालू कर रहा है। अभी सबको समझ में आ रहा है कि डेटा कितना जरूरी है। आज हर कंपनी ऑनलाइन जा रही है। कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है उसके पहले वो प्रेफर करते हैं हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट बने, वो प्रेफर करते हैं हम लोग मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग चालू करें, उनकी वेबसाइट हो, उनके प्रोडक्ट्स वेबसाइट से सेल हो। पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज B2C सेल करने का सोचता ही नहीं था, उनके पास थॉट ही नहीं था, वो B2B में खुश थे। लेकिन आज वो ये कस्टमर को जानने के लिए B2C अपनी ब्रांड लॉन्च करते हैं। वो B2B भी करते हैं, B2C भी करते हैं। B2C से कस्टमर की नीड को समझते हैं और B2B में एक्चुअल बिजनेस करते हैं। सो काफी सारा कुछ हो रहा है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए सबको डेटा की जो वैल्यू है वो समझ में आ रही है, और काफी हद तक सीआरएम का जो नॉलेज है, जो एक्सपोजर है, वो काफी हद तक लोगों को समझ में आ रहा है। लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी वो सबके बारे में समझ में आने लगा है। आपने लाइक काफी सुना होगा, लाइक न्यूज मीडिया में भी काफी बार आया था कि सोशल मीडिया कंपनीज कैसे डेटा को कैप्चर करती है, एंड कहीं कहीं पे ऐसा न्यूज भी था कि वो डेटा का मिसयूज कैसे हो रहा है। तो ये सब न्यूज और इन सब के वजह से इसका अवेयरनेस बढ़ा है कि आज कोई भी कंपनी है वो आपसे डेटा क्यों कलेक्ट करती है, उसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। आप जो भी एड्स रन करते हैं तो वो एड्स में टारगेटिंग आप करते हैं, वो टारगेटिंग क्या है आप देख सकते हैं, आप टारगेट कर सकते हैं यूजर को। तो इससे क्या है कि लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई आज कस्टमर का बिहेवियर जानना कितना जरूरी है, और इससे सीआरएम का जो काम है, सीआरएम कंसल्टेंट बढ़े, सीआरएम कंपनीज में ग्रोथ है। उदाहरण के लिए इंडियन मार्केट में अगर देखें, जोहो एक ऐसी कंपनी है जो काफी एक बड़े लेवल पे उसने ग्रो किया है, और ये ग्रोथ ही इंडिकेट करती है कि एक आईटी में जो सीआरएम का डिपार्टमेंट जो मार्केट है वो किस साइज में ग्रो हो रहा है, और ये आने वाले टाइम में काफी हद तक ग्रो होगा। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज में देखें तो सीआरएम जो डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। आज डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो आने वाले टाइम के हिसाब से काफी ग्रो करने वाली है, और इसमें हायरिंग भी अच्छी खासी हो रही है, पैकेजेस भी अच्छे मिल रहे हैं लोगों को। तो ये ओवरऑल इंडिकेट कर रही है कि भाई डेटा की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वहाँ पे सीआरएम की डेफिनेटली वैल्यू बढ़ने वाली है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओआई कितना है। अगर हम सीआरएम की बात करें तो सीआरएम जब हम इंस्टॉल करते हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है वो कितना रहता है, और कितने टाइम में हमें वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि अगर मेरा 100 करोड़ का बिजनेस है तो मुझे अगर इंस्टॉल करना है मेरे इसमें सीआरएम मेरे बिजनेस में, तो उसका कॉस्ट एक अप्रोक्सीमेटली कितना आ सकता है? देखिए, यहाँ पर अगर आपका बिजनेस 100 करोड़ का है तो सीआरएम की कॉस्ट क्या आएगी
उससे उससे डिपेंडेंट नहीं है सीआरएम। आपके बिजनेस में प्रोसेस कितने हैं, आपके बिजनेस के डिपार्टमेंट कितने हैं, कॉस्ट उस पर डिफाइन होती है। कितने लोग हैं बिजनेस के अंदर, कॉस्ट उसके हिसाब से डिफाइन होती है। क्योंकि सीआरएम का जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, कितना, अगर आसान है तो उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है और उसके अगेंस्ट में जो कॉस्ट आती है वो कम आ जाती है। आपका डेटा का साइज कितना बड़ा है, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे कॉस्ट डिपेंड होती है। पर फिर भी अगर आप लाइक एज ए स्टार्टअप के हिसाब से सोचे, बाद में मैं बात करूंगा एंटरप्राइज लेवल तक की भी, तो एज ए स्टार्टअप की बात करें तो आप फ्री सीआरएम अवेलेबल है। लाइक आपके लिए सिर्फ आपको डेटा खाली कैप्चर करना है और एक कस्टमर का व्यू रखना है। अगर इतना रखना है तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। एटलीस्ट आप अभी से डेटा कलेक्ट करना चालू करेंगे तो आगे जाके आप इस सीआरएम में प्रॉपर वे में उसका पेड प्लान में आप जा सकते हैं, पेड वर्जन में जा सकते हैं। और सिस्टम आप जो भी बाय करें, आप ये सोचिए कि उसमें एक्सपांड होने की कैपेबिलिटी हो। आप सस्ता देख के सीआरएम में मत घुसिए कभी भी। आप ये सोचिए कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आप कभी भी सिस्टम खरीदते हैं, आप सस्ता देख के मत खरीदना। आप ये सोचिए कि मेरा बिजनेस आने वाले टाइम में 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो वो ग्रोथ के हिसाब से मेरे प्रोसेस कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, आपको वो भी सोचने की जरूरत है एज ए बिजनेस ओनर। 1,500 से लेके आप 10,000 पर यूजर लगभग आप कॉस्ट पकड़िए कि ये एक एवरेज कॉस्ट बैठती है सीआरएम की पर मंथ के हिसाब से। बाकी वेरी भी करती है। आप वन टाइम कॉस्ट के हिसाब से भी आप सीआरएम बाय कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एक साथ में पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एट ए टाइम दे देते हैं। फिर आप उसका जो कॉस्ट हैंडल करते हैं, मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, सर्वर का होता है, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसका जो कॉस्ट आता है, आपका वो कॉस्ट आपको बेयर करना होता है। उसमें आपको पर यूजर आपको चार्ज नहीं होता। दूसरे जैसे जोहो हो गया, उनका जो मॉडल होता है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, उसमें वो पर यूजर चार्ज करते हैं। आप जितने ज्यादा यूजर ऐड करते हो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी ऐड मिलता है उसमें, बट आपको मंथली उसमें अमाउंट ऐड करते जाना है। तो आप उस मॉडल में भी ऑप्ट कर सकते हैं। और बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, आप जिस दिन से आप डेटा डालना चालू करेंगे आपको उसी दिन से उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चालू होगा। और ये आप कहेंगे कि कैसे, तो आप जब भी सीआरएम ले रहे हैं तो उसका कोई पर्पस है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है कि आपका सेल्स का जो प्रोसेस है वो आसान हो गया। जरूरी नहीं है कि हर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पैसे को लेके आए। आपका सेल्स का प्रोसेस आसान अगर हो जाता है तो वो भी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपके फॉलोअप मिस आउट होने बंद हो जाते हैं तो वो भी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फॉलोअप अगर मिस आउट नहीं हो रहे तो उससे कन्वर्जन भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो इंस्टेंटली आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं ये कहूंगा कि आपको पहले दिन से ही मिलना चालू हो जाएगा। जैसे आपने डेटा फीड किया, आपके प्रोसेस अलाइन हुए, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा सर। बट जरूरी ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज है और आपका जो बिजनेस है वो उसको अडाप्ट करे। अगर वो लेके उसको साइड में रख देगा तो कुछ नहीं होगा फिर। ओके, जैसे हमने देखा कि सीआरएम के पहले भी हमारे बिजनेस थे, वो पहले भी ग्रो कर रहे थे, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे बिजनेस है कि जो सीआरएम यूज नहीं करते हैं एंड दे आर नॉट विलिंग टू गो फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जितना एआई का इंटरफेयर बढ़ेगा, जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, तो क्या बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिफिकल्टी होगी अगर हमारे पास सीआरएम नहीं रहेगा तो? जी, देखिए बिजनेस, कोई पर्सन अगर बिजनेस चला रहा है वो डेफिनेटली ग्रो करने के हिसाब से चला रहा है, और उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है, वो मैनुअल वर्क में रिलाई करते हैं। वो काफी लोग ऐसे होते हैं वो स्विच नहीं करना चाहते टेक्नोलॉजी की तरफ, वो रिजिड हो चुके हैं अपने पुराने मेथड्स को लेके। तो उसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो हो रहा है लेकिन शायद एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो रहा हो। जिस रेट ऑफ जो परसेंटेज है ग्रोथ का शायद वो उतना नहीं आ रहा हो। बट आप जब सिस्टम ऐड करते हैं सीआरएम का तो जो रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो शायद कुछ परसेंटेज से बढ़ जाए। और ये कुछ परसेंटेज आप समझिए कि अगर आपका टिकट साइज जैसे 100 करोड़ का कंपनी आपने बताया, और आप पूरा समझिए कि पूरा एक साल का आपका कॉस्ट सीआरएम में 50 लाख रुपए का लगता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने बिजनेस में ऐड करने के लिए 50 लाख रुपए का सीआरएम का सिस्टम लगाया। अगर जो भी आपको ग्रोथ मिल रही है वो अगर 3 या 4% का भी ग्रोथ देता है, 5% का, 10% का, 15% का फ्रॉम करंट, तो आपका जो कॉस्ट है
और उसके अगेंस्ट में जो आपका ग्रोथ मिला है, वो जो रेशियो है, जो डिफरेंस है, वो एक बहुत बड़ी अमाउंट के साथ में आता है। तो आपको उस चीज को देखना है कि अगर मैं कोई चीज है उसके साथ में अगर डेटा को अलाइन करता हूँ या फिर एक सिस्टम को अलाइन करता हूँ, तो उससे मैं क्या बेहतर दे सकता हूँ कस्टमर को, उससे क्या मेरे बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है। और ये बेनिफिट जरूरी नहीं पैसे के टर्म में हो, ये एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। एक जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कस्टमर के साथ में एकदम अच्छे से बात करना है। आपने बनिया का एक जो लैंग्वेज में बात करूं, अगर बनिया की कोई दुकान में कोई पर्सन आता है ना, तो वो एकदम मीठे में बात करेगा। और वो मीठे में इसलिए बात करता है, उसे पता है कि मुझे ये कस्टमर को बांध के रखना है, ये मेरी दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान में कभी ना जाए। तो हमें वो साइकोलॉजी के ऊपर ही काम करना है, और सीआरएम उसी के ऊपर ही काम करता है कि वो आपके रिलेशनशिप पे फोकस करता है और उसे स्ट्रॉन्ग करता है। हमने सीआरएम के काफी सारे पहलू देख लिए जी। कि कितना बेनिफिट है, कितना अच्छा है, कितना डीप वर्क करता है, कितने हम लेवल तक अंदर जा सकते हैं, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है सीआरएम की, ये सब हमने देख लिया है। लेकिन सीआरएम का कोई डार्क साइड है जिससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है आगे जाके? जी देखिए, डार्क साइड आप कहें तो आप कभी भी कोई कंपनी के साथ में ऑप्ट करते हैं, आपको मेक श्योर रखना है कि आपका, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्स कंपनी से सीआरएम बाय किया, तो वो डेटा का प्राइवेसी वो कितना रखते हैं, क्या वो जो डेटा है वो मेरे सर्वर पे सेव होने वाला है कि उनके सर्वर पे सेव होने वाला है, आपको उस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उनके सर्वर पे होने वाला है तो क्या वो आपके साथ में एग्रीमेंट कर सकते हैं एनडीए का कि भाई ये डेटा किसी और के साथ में शेयर नहीं होगा, उस डेटा का यूज नहीं होगा कहीं। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा, और प्रिफर कीजिए कि अगर आप ऑन प्रीमाइसेस डेटा रख सकते हैं, आपको आईटी के साथ में सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा अपने डेटा का, क्योंकि क्या है कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। और अगर ये लीक अगर कहीं पे भी हो जाता है तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपके बिजनेस से उठ सकता है, क्योंकि वो डेटा किसी और के हाथ में आ चुका है, और आपके पास अगर वो सिक्योरिटी नहीं है उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की, तो कहीं ना कहीं पे वो एक ट्रस्ट में ब्रेकडाउन आ सकता है। तो कभी भी आप कोई कंपनी के साथ में ऑप्ट करते हैं तो मेक श्योर कि एक रिलायबल कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, जिसके पास अच्छे रिसोर्सेस होते हैं, जिसके पास डेवलपर्स अच्छे होते हैं। आपको वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में आप इजिली। सीआरएम हमने देखा है करीबन एक आई गेस तो एक 10-12 साल से सीआरएम मार्केट में अवेलेबल है जी। और अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है सीआरएम का फ्यूचर क्या है? 20 साल के बाद सीआरएम हमें कैसे दिखेगा और सीआरएम के बाद में क्या आने वाला है? जी, सो आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत लाइक बहुत फास्ट वे में इवॉल्व हो रहा है सीआरएम। आप अगर देखेंगे मोबाइल फोन के लाइक फोन बुक की डायरी से लेके मोबाइल फोन तक आना, और मोबाइल फोन से सीआरएम का जो डेटा की वैल्यू को समझना, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होते जा रहा है। लाइक फोन बुक की डायरी से मोबाइल का आने का जो गैप था, और मोबाइल फोन से एक डेटाबेस में एंटर करने का जो गैप है वो कम है। तो ये गैप आगे आगे जाके कम होने वाला है। तो एआई काफी बड़ा रोल क्रिएट करने वाला है सीआरएम के अंदर। एआई आगे जाके इस तरह इवॉल्व होगा कि आपके जो लाइक फर्स्ट जो इनिशिएशन जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो शायद एआई अपने एंड से खुद ही कर देगा। आपको फर्स्ट लेवल जो सेल्स पर्सन उसकी जरूरत ही नहीं होगी। ऑटोमेटिकली कॉल्स जा सकते हैं कस्टमर को, लाइक आपके पास समझिए कि 1000 लीड आई हुई है, 1000 लीड को ऑटोमेटिक एक कॉल चला गया, जो वॉइस में जो बात हो रही है वो एआई बात करेगा। गूगल ने अभी आपने देखा है कि अपॉइंटमेंट बुक के लिए लाइक एक एआई अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है सैलून के लिए। आप समझिए कि कस्टमर का अपॉइंटमेंट वो बुक कर रहा है आपके बिहाफ पे, और कस्टमर को वो एज अ सेल्स पर्सन ही लग रहा है, और वो एआई कस्टमर की कोई भी क्वेरी का जवाब दे पा रहा है, ना कि सिर्फ एक फ्लो आपने बनाया खाली उसका। ऐसा नहीं, कस्टमर अगर उससे कुछ दूसरा सवाल पूछ लेता है और उसके पास उसका डेटा की वजह से उसके पास उसका रिस्पॉन्स रहता है, तो आप सोचिए कि किस हद तक वो जा सकता है। तो ये आपके मैन पावर को काफी हद तक कम कर देगा, सेल्स प्रोसेस को
और ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। और बाकी आप देखें तो एआई का सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है इसके अंदर। डेटा प्रिडिक्शन, लाइक वो पहले से आपको बताएगा कि नेक्स्ट ईयर में आपके चांसेस है कि आप इतने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो आपको रिकमेंडेशन खुद से देगा कि ये प्रोडक्ट को आपको सेल करना चाहिए। आपका जो सेल्स का रिपोर्टिंग होता है, आप किसी एक डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस वाले को रखते हैं, ये सारा जो काम है ये एआई के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जो आगे जाके शायद एआई को उस अपने अंडर में ले लेगा और सीआरएम में वो सारी चीज आएगी। प्लस अभी जैसे मैंने बताया कि 4-5 जो वर्टिकल होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सीआरएम उन्हीं का फोकस रहता है, बट सीआरएम इसके ऊपर चला जाएगा, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करने करेगा। मतलब सीआरएम आइदर मर्ज हो जाएगा सैप के अंदर, और आई थिंक काफी कंपनीज अभी भी एज अ सैप के अंदर एज अ मॉड्यूल सीआरएम यूज करती है, बट वो और ब्रॉड लेवल पे चला जाएगा जिसमें आपका अकाउंटिंग हो गया, हायरिंग डिपार्टमेंट हो गया, सबको प्रॉपर वे में कनेक्ट करेगा और अपने एंड से रिकमेंडेशन आएगी, रिपोर्ट्स आएगी, तो काफी हद तक वेल कनेक्टेड सिस्टम बनेगा। अभी हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं जी। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, काफी सारी चीजें समझी, जी। अच्छी चीजें भी देखी, एक डार्क साइड भी देखा है, लेकिन ऐसे कोई पॉइंट्स है जो हमने मिस आउट किया है जो आपको लगता है कि कंसर्निंग है या फिर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स तक जाना चाहिए, तो ऐसे कोई चीजें हो तो आप शेयर कर सकते हो। जी देखिए, सीआरएम एक काफी अच्छी चीज है, लेकिन इसमें एक जो चीज है ना, लाइक अगर आप एज अ बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरे बिजनेस में मैं सीआरएम ऐड करूं, तो आपको पहले अपनी ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है कि मैं सीआरएम, ऐसा नहीं है कि आपने ये पॉडकास्ट देखा और अगले दिन आपने डिसीजन ले लिया भाई मैं बिजनेस में सीआरएम लगाना चाहता हूँ, मैं कस्टमर की ज़रूरत को। बिजनेस के प्रोसेस में आपको जब सीआरएम को ऐड करना है, आप सोचिए कि आपके सारे डिपार्टमेंट एक साथ में सीआरएम को यूज़ करने के लिए सारे डिपार्टमेंट सीआरएम में ऑप्ट कर लिए। अब जो लर्निंग का है वो काफ़ी बड़ा होगा, बट यही चीज़ आप पहले सेल्स डिपार्टमेंट को लाइए। सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आपके पास 3 या 4 लोग हैं या 2 लोग हैं या 1 लोग है, आप उसको असाइन कीजिए, उसको ये सिस्टम सिखाइए, उससे कहिए कि ये डेटा फीड करे, दूसरे डिपार्टमेंट के 1-2 लोगों को सिखाइए। तो इससे क्या होगा, आप अपने जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर सकते हैं, आपका जो करंट बिजनेस है वो भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बिजनेस के प्रोसेस पे जब बात आती है तो आपको अपने करंट सिचुएशन को देखना है कि भाई वो भी नहीं हिलनी चाहिए और सीआरएम एड ऑन में ऐड हो जाए। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टाइम पीरियड डिफाइन करना है, एक रोड मैप बनाना है। वो रोड मैप में आप मल्टीपल टीयर्स में आप सीआरएम के प्रोसेस को ऐड करते जाइए। इससे क्या होगा, आपके जो सेल्स वाले जो लोग हैं, जो ऑपरेशंस वाले लोग हैं, उनको लर्निंग जो कर्व है वो काफी कम हो जाता है और वो बर्डन नहीं आता कंपनी पे कभी, और वहां पे फेलियर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब 3-4 लोग सेल्स वाले काम करने लग जाएंगे वो बाकी लोगों को ट्रेन आसानी से कर सकते हैं। यही चीज सारे अगर सेल्समैन एक साथ में आ गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने पुराने तरीके में चले जाएंगे। तो सीआरएम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, आप सीआरएम खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद आप कहते हैं कि भाई मेरा तो इसमें रिजल्ट कुछ नहीं आया, और उसका नहीं आने का कारण है कि भाई आपने सिस्टम डाल दिया कंपनी में और कंपनी के लोगों को समझ नहीं आ रहा सिस्टम। और इसका नहीं आने का, जो समझ नहीं आने का कारण है, इसके 2-4 कारण होते हैं। जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक साथ में सारा काम आ गया और उन्हें यही सिस्टम यूज करना है। अब वो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे तो वो क्या करेंगे, अपने ओल्ड मेथड में चले जाएंगे। भाई सेल कस्टमर से बात करनी तो जरूरी है, वो सिस्टम नहीं समझ पा रहे तो ऐसा तो नहीं है बात करना छोड़ देंगे, वो ईमेल भेज देंगे। जब ईमेल भेज देंगे तो धीरे धीरे सारी टीम वो पुराने मेथड में चली जाती है और वो नया जो सिस्टम अडॉप्ट करना था वो अडॉप्ट ही नहीं होता। तो आप क्या कीजिए, कुछ प्रोसेस बनाइए, 2-3 लोगों को असाइन कीजिए कि तुझे सिर्फ इसी में करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लीजिए, वो परफॉर्म करेगा और धीरे धीरे सारी कंपनी के जो भी प्रोसेसेस है हर प्रोसेस को सीआरएम में ऐड करते जाइए। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई आप सस्ता सोल्यूशन देख के आपने सीआरएम खरीद लिया। आपने सीआरएम खरीद लिया, बाद में आपको रियलाइज होता है यार ये सीआरएम तो मेरे लिए सही है ही नहीं, मुझे मोबाइल ऐप की जरूरत है पर मोबाइल ऐप इसमें फीचर ही नहीं है, मुझे सिस्टम को ऑटोमेट करना था पर इसमें ऑटोमेशन ही नहीं है, ऑटोमेशन है पर रिपोर्टिंग मेरे हिसाब से नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बाद में समझ में आते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको
एक कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए, कंसल्टेंट के पास जाइए, उन्हें अपने रिक्वायरमेंट बताइए। आप अगर कंसल्टेंट के पास नहीं जाते तो आप जिस कंपनी से बात कर रहे हैं, जिससे भी सीआरएम ले, उन्हें प्रॉपर एक ब्रीफ में रिक्वायरमेंट मेंशन कीजिए, हमें ये रिक्वायरमेंट की जरूरत है। एक कंसल्टेंट आपको सजेशन, एक्स्ट्रा सजेशन दे सकते हैं, तो वो एक हेल्पफुल हो जाता है। बट यही चीज अगर आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हैं तो एक प्रॉपर वे में आप पूरा ब्रीफ दीजिए, टाइम दीजिए, इसमें जल्दी मत कीजिए इम्प्लीमेंट करने में, टाइम दीजिए प्रॉपर, और बाद में ऐड कीजिए, ताकि बाद में आपको ये रियलाइज ना हो कि भाई ये सिस्टम काम ही नहीं करता, और आपके इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसके बाद में होगा तो फिर आप नेक्स्ट टाइम वापस कभी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचें। तो थोड़ा कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा सीआरएम लीजिए, प्रोसेस में लोगों को अलाइन कीजिए, सिस्टम काम करेगा। जैसा ये अपना पॉडकास्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी है सीआरएम में, या फिर एज अ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उनके लिए आप क्या गाइड करोगे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी भी चाहिए और बिजनेस भी स्टार्ट करना है ऐसे लोगों के लिए? जी देखिए, सीआरएम के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है और ये इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आप डेफिनेटली एज ए जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आप डेटा एनालिटिक्स हो गया, आप फील्ड में जा सकते हैं। इवन सीआरएम में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, आप ट्रेनिंग गेन करके उस सीआरएम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उस कंपनी के अंदर, ताकि कोई भी कंपनी अगर उसमें ऑप्ट करती है तो आप उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह इस सिस्टम को यूज़ करना है, तो आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ बिजनेस देखें तो आप सीआरएम के डेवलपर भी बन सकते हैं और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी सारी है। तो कोई भी पर्टिकुलर सीआरएम कंपनी के लिए आप उसकी लैंग्वेज सीखिए, उसको कैसे बना हुआ है, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है। तो आप अपनी एक डेवलपमेंट कंपनी ओपन कर सकते हैं जिसमें सीआरएम बनता है और उस सीआरएम को सेल कर सकते हैं। तो ऑन प्रेमाइजेस में आप सिक्योरिटी के लिए आप काम कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, एक अलग अलग नीश के ऊपर काम कर सकते हैं कि भाई आपके पास अगर सीआरएम कोई कंपनी का है, उसको और एनहांस तरीके से यूज करना है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप सीआरएम कंसल्टेंट भी बन सकते हैं कि आपके पास सीआरएम नहीं है, आपके पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट मार्केट में 10 सीआरएम अवेलेबल है, आपको कस्टमर की नीड्स को समझना है, ज़रूरतों को समझना है, और आपको वो सीआरएम रिकमेंड करना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करनी है। कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता होती कि उसे क्या चाहिए, मार्केट में क्या सोल्यूशन है, उसे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो वहाँ पे कंसल्टेंट उस चीज़ में मदद कर देता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो सीआरएम में काफ़ी सारा स्कोप अवेलेबल है। एंड मेरा रिकमेंडेशन देखा जाए, लाइक अगर आप डेवलपमेंट में जाते हैं और खुद का कंपनी बनाना चाहते हैं कि भाई मैं खुद का सीआरएम बनाऊं, उसमें ऑप्ट करने से बेटर है, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन है, बड़े प्लेयर पहले से हैं। आप डेफिनेटली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके एक अच्छा बना सकते हैं, बट वहां पर कैसा होगा कि आपको एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा, और उससे बेटर आप एज अ लाइक, मैं अगर मास मार्केट में देखूं, अगर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वहां पे आपको इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर अगर आप बनते हैं तो उसकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत है पर जो सप्लायर है दे आर लिमिटेड, और उनको मासेस को कैप्चर करना है, और इतना पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे रिसोर्स को हायर करें। तो वो लोग क्या करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स के कनेक्ट होते हैं, वो उनके साथ में पार्टनरशिप प्रोग्राम रन करते हैं कि आप हमारे लिए अपनी टीम में से कुछ लोगों को असाइन कीजिए, यू टेक सर्टेन कमीशन, और वो कमीशन के अगेंस्ट में आप अपने जो भी कस्टमर लाते हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं या इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। तो इसे ऐसे हर सीआरएम कंपनीज अपने अपने लिए वो प्रोवाइड, आप उस फील्ड में एक्सपर्टीज ले लीजिए, एक्सपर्ट लेवल पे काम कीजिए, एंड बाद में आप देखिए कि पॉसिबिलिटीज आपके पास एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं उससे। तो हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है जी, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? हर्षल जी, मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसे कभी पॉडकास्ट में मैं कभी गया हुआ नहीं हूँ, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी बेहतरीन था। लाइक हम लोगों ने चाय के ऊपर भी डिस्कशन, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ हमारा, एक दूसरे के बिजनेस को समझा और काफ़ी कुछ सीखने मिला है, लाइक एक दूसरे से जब बात करते हैं। और आई थिंक हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप इतना एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, अलग अलग लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो रहा होगा। और मेरा एक्सपीरियंस तो आप कहिए काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल आप अपने आज जो हमने चाय पिया बिल्कुल वैसा था।
थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से बुलाऊंगा नए टॉपिक के साथ में, नया डिस्कशन रहेगा, डेफिनेटली, बिल्कुल चाहे वही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये पॉडकास्ट में काफी डिटेल में जाना है कि सीआरएम क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है, उसको कैसे हमें डेवलप करते जाना है। ऐसे ही डेवलपमेंट करते करते हम बिजनेस को भी डेवलप करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप को भी डेवलप करेंगे। ये वीडियो काफी लोगों तक सर्कुलेट कीजिए ताकि जान पाएंगे कि ये जो सीआरएम है हमें बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है या नहीं है, हमें एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है या नहीं है, और एज ए बिजनेस भी हमें कैसे करना है, ये हमें ये वीडियो के थ्रू पता चलेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और काफी लोगों तक ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू सो मच।